गुड मॉर्निंग, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे जिसके बगैर हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को जानेंगे। हम जानेंगे कि डिफरेंशिएशन बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग क्या होता है, कौन सा एक्टिव प्रोसेस है, कौन सा पैसिव प्रोसेस है, और किस में एटीपी का यूज होना है, किस में एटीपी का यूज नहीं होना है। तो आइए हम सीधे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम खाए पिए हैं वो हमारी सेल में जा कर के है, लेकिन जब तक उस सेल को ऑक्सीजन का साथ नहीं मिलेगा, वो सेल के अंदर जो एनर्जी है, जो फूड मटेरियल है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और विदाउट ऑक्सीडेशन वी कैंट ऑब्टेन एनर्जी, यानी हमारा सेल जो है कोई ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमारी सेल को ऊर्जा मिलती है ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। क्या दोनों एक ही बातें हैं या दोनों अलग अलग बातें हैं? देखिए, ब्रीदिंग का सीधा सा मतलब होता है कि हम बाहर के हवा को अपने फेफड़े के अंदर लेते हैं और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये हमारा है ब्रीदिंग का प्रोसेस। और जहाँ तक रेस्पिरेशन की बात होगी, यानी गैसेस का हमारे एल्विलाई तक पहुँच जाना और वहाँ से ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू कैरी होना और सेल तक पहुंच जाना ऑक्सीजन का। उसके बाद से ऑक्सीजन से वो जो फूड मटेरियल है उसका कॉम्बिनेशन होना, ऑक्सीडेशन होना, एनर्जी का फिर रिलीज होना, ये सारी चीज़ें जो है हमारी रेस्पिरेशन कहलाती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो रेस्पिरेशन है यह किस तरह का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हमारा कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक क्या होता है? देखिए, दो तरह के प्रोसेस हमारे सामने आते हैं, एक कैटाबोलिक और दूसरा एनाबोलिक। इसमें अक्सर विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक क्या है। आइए आज हम आपको शॉर्टली समझाते हैं कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो इसको हम मेटाबोलिक कहते हैं। मेटाबोलिक, और इसको हम हिंदी में कहते हैं उपापचय। ठीक है। एनाबोलिक को कहते हैं उपचय, हिंदी में उपचय। याद रखिएगा, अभी मैं समझाता हूँ कैसे होता है उपचय, और इसको कहते हैं अपचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एनाबोलिक क्या होता है, यानी उपचय क्या है। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, यानी यह क्या है, एनाबोलिज्म यानी उपचय कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव मतलब संरचनात्मक प्रोसेस है। संरचनात्मक यानी इसमें हमारे प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होगा। इस प्रकार के प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। और कैटाबॉलिज्म से आप याद रखेंगे, कैटा का मतलब नहीं, याद रखेंगे काटना, यानी किसी चीज़ को काटा जाता है तो आप जानते हैं कि उसका डिस्ट्रक्शन होता है, क्षरण होता है, नाश होता है। तो कैटा से याद रखेंगे। कैटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है, चीज़ों का विध्वंस होता है, यानी उनका टुकड़ा टुकड़ा होता है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में हमारा क्या हो रहा है, जो फूड मटेरियल हमारे सेल के अंदर स्टोर है, जब ऑक्सीजन से उसका ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है। तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, यानी विध्वंसात्मक। ये हमारा क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव याद रखिएगा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म समझ गए आप। अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि ये रेस्पिरेशन हमारा क्या है और किन चरणों से होकर के गुजरता है और कैसे हमारे बॉडी के अंदर संपन्न होता है। अब देखिए, जो भी रेस्पिरेशन होगा, पहले हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना है। तो हम लोग पढ़े हैं, आप पिछली कक्षाओं में आप पढ़े हो कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये क्या होता है भाई, यानी कार्बोहाइड्रेट का, यानी जिसे हम लोग C6H12O6 के नाम से जानते हैं। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये ऑक्सीडेशन होगा साइटोप्लाज्म में। और आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो बनते हैं, अब ये साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीज़ें यहाँ संपन्न होनी है। तो देखिए,
इसको हम लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये हम लेते हैं। और हम पहला केस लेते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर हमारा ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक एसिड का जारण हो रहा है तो क्या होगा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो क्या होगा। इन दोनों बातों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें साइटोप्लाज्म को लेते हैं। साइटोप्लाज्म में ही मान लीजिए सब कुछ हो रही है और इसको हम दे रहे हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन उपस्थित होगा। तो इसमें जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, C6H12O6 ये टूटेगा तो आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, एनर्जी, यानी 30 ATP हमको यहाँ ऑब्टेन हो जाएगी। यह हमारा होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोसेस। अब हम लोग चलते हैं, ये आप जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म इसमें दोनों शामिल होंगे। और यहाँ आप जानते हो कि क्रेब्स साइकिल चलेगी और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से ये हमारा ग्लूकोज फाइनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा और हमको 38 ATP मिल जाती है। तो ये तो कहानी रही हमारी एरोबिक की, यानी जिसमें ऑक्सीजन हमको मिली उसके माध्यम से। अब हम आते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसको हम एनएरोबिक कहते हैं, एनएरोबिक। एनएरोबिक में देखिए क्या होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, दो तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं एनएरोबिक में। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन हमको नहीं मिली हुई है और हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं या विगरस एक्सरसाइज करते हैं, उस स्थिति में हमारा एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड हमारे स्केलेटन मसल में जमा हो जाती है। इसी के कारण हमारी मसल जो है फैटिग हो जाती है, यानी हाँ, अनएरोबिक में हम लोगों ने अभी देखा कि इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया और यही लैक्टिक एसिड जब बन जाता है हमारी बॉडी में तो मसल जो हमारी फैटिग कर जाती है, यानी मसल श्रांति उत्पन्न हो जाती है और बहुत थकान उत्पन्न होता है। बाद में हमारी जो लीवर सेल हैं और जो हार्ट की मस्कुलर सेल हैं उनके माध्यम से इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी नॉर्मल सी की तरफ ले जाती है और हमारा थकान जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात हम चलते हैं एनोबिक रिस्पिरेशन के केस में ही हम आइए देखते हैं ईस्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, या जो अन्य अनाज जो हैं जो अंकुरित हो रहे हैं उसमें क्या होता है। इसमें आप देखोगे कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी मतलब एक तरह से आप कहें कि इसमें एथिल अल्कोहल एंड आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिल जाएगी और प्लस एनर्जी जो है 2 ATP मात्र मिलता है। और वहाँ भी आप देखे थे कि लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो वहाँ भी 2 ATP एनर्जी ही मिलती है, यानी टोटल ग्लूकोज का कंजम्पशन अगर हम देखें तो ओनली 5% एनर्जी यहाँ से ऑब्टेन हो पा रही है। तो एथिल अल्कोहल का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, जैसे बेकरी उद्योग में जो बेकरी होता है, रोटी जैसे पाव रोटी बनाई जाती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो वो पोरस हो जाता है, जैसे एक फ्लेवर आ जाता है। इस तरह से बेवरेज में जो शराब वगैरह बनाई जाती है उसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जो अनाज अंकुरित होते हैं उसमें भी ये सब बनता है। तो ये रहा हमारा एरोबिक अनएरोबिक रिस्पिरेशन। अब हम लोग थोड़ी सी बातें एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पिरेशन और फिजिकल एंड केमिकल की जो बात मैंने की, यानी हमने एक ब्रीदिंग की बात किया, ठीक है, और हमने रिस्पिरेशन की बात किया, इसमें भी थोड़ी सी बातें हम देख लेते हैं। तो देखें, जो ब्रीदिंग है, आप जानते हो कि ब्रीदिंग जो है ये हमारी ऐसी प्रक्रिया है कि सांस जो है वो अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है, यानी एक तरह से आप कहें कि यह फिज़िकल प्रोसेस के फिज़िकल से रिलेटेड है। और इसमें हम देखेंगे तो फिजियो केमिकल प्रोसेस इसके अंतर्गत आ जाएगा। मोटी सी बातें हम देखें और इसमें आप देखेंगे तो एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव एंड पैसिव बोथ प्रोसेस इसमें शामिल हैं।
ये बात याद रखिएगा। तो एक्टिव का मतलब है हमारा, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सांस लेना और छोड़ना जो है नॉर्मल प्राकृतिक है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। हम जब सांस लेते हैं तो हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, हमारी मसल कंस्ट्रक्ट करती हैं और उनके संकुचन से जो है हमको सांस हम लोग ले पाते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे। और ये इसलिए एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस इस ब्रीदिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें आप देखोगे तो ये हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमारा ब्रीदिंग में जो है यह एक पार्ट होता है, ये एक पार्ट होता है मात्र। और ये क्या होता है, इसमें रिस्पिरेशन में इसमें जो है इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होगा। ये फूड का ब्रेक होगा, फूड का ब्रेकअप होगा और हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये बात मोटी मोटी बातें इसमें आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन, पहली बात आप याद रखेंगे कि एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात याद रखेंगे, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और हमारी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। एनर्जी 38 ATP यहाँ से हमको मिलने वाली है। इसमें क्या होगा, हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, एथिल अल्कोहल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ओनली 2 ATP यहाँ से रिलीज होती है, यानी बहुत कम एनर्जी निकलती है। तीसरी बात अगर हम याद रखें, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगी 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ से मिलेगी और यहाँ पे हमको ओनली 34 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ से मिल पाएगी। ये बात याद रखिएगा। चौथी बात आप याद रखेंगे कि जो हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन है, इसमें हमारा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखा था कि इसमें क्रेब्स चक्र संपन्न हुआ था, यानी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इसमें शामिल होंगे। और इसमें क्या होगा, ये कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में हमारी चलेगी प्रक्रिया। पांचवी बात याद रखेंगे कि मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनमें यही एरोबिक रिस्पिरेशन होना है। और इसमें हम जब जाएंगे तो ये बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो या जो अंकुरित अनाज हैं, उन सारी चीज़ों में यह निकल करके आता है। तो ये हमारा रहा एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पिरेशन में मोटी मोटी बातें। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि जितने भी जीवधारी होते हैं इस संसार में, उनका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम उसी रिस्पिरेटरी ऑर्गन के आधार पे एक तरह से हम देखें तो जो फिजिकल प्रोसेस है, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, वो हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जो रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होनी है, जिसको हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं, तो वो सभी में जो है एक ही जैसा होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग जीवधारियों में कैसे होता है। पहला पॉइंट हम याद करते हैं, हम प्रोटोजोआ से शुरू करते हैं। प्रोटोजोआ से लेकर के हम एस्केहेलमिन्थीस तक जब जाते हैं तो एस्केहेलमिन्थीस तक जब आप पहुंचोगे तो यहाँ आप क्या देखोगे कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, ये जनरल बॉडी सरफेस से होता है। ये बात याद रखिएगा, जनरल बॉडी सरफेस से रिस्पिरेशन होता है। दूसरी बात आप याद रखोगे, प्रोटोजोआ से एस्केहेलमिन्थीस तक गए। अब हम एनिलिडा में चलते हैं। एनिलिडा में जब आप जाओगे तो ये देखोगे स्किन से होता है, या इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल से हमारा ये रिस्पिरेशन संभव है। तीसरी बात, जब हम एनिलिडा के बाद आगे बढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा की तरफ चलते हैं। आर्थ्रोपोडा में देखें तो कुछ आर्थ्रोपोडा आप जानते हो कि पानी में रहते हैं, तो जैसे गिल्स से श्वसन करेंगे। जैसे आप क्रस्टेशियन में चले जाओ, क्रस्टेशियन में आप जब जाओगे तो इसमें क्या होगा, प्राण की बात है। प्राण इसमें क्या होता है, गिल से श्वसन होता है। इसी तरह से
बुक बुक गिल, बुक गिल की बात है तो बुक गिल किस में पाया जाएगा भाई? बुक गिल देखें, जैसे जो पानी में रहने वाला पाया जाता है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस जो केकड़ा होता है, इसको हम लोग फॉसिल, लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, याद रखिएगा, लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल है ये। यानी सदियों से जो इसके गुण थे, पहले जो गुण थे वो गुण आज भी इसके अंदर विद्यमान है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। तो बुक गिल इसमें पाया जाता है। और बुक लंग की बात चलिए, बुक लंग जैसे एरेक्नोइडा के जो मेंबर हैं, जैसे आपका स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन की बात करें आप, स्पाइडर की बात करें आप, तो ये क्या है? इसमें बुक लंग पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आर्थ्रोपोडा के बाद आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात हम लोगों ने देखा कि इसमें किस तरह से हमारा रिस्पिरेशन पाया गया। अब हम लोग चलते हैं आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का की तरफ। मोलस्का, तो देखिए मोलस्का में जब आप जाएंगे तो टिनिडिया नाम सुने होंगे, टिनिडिया पाया जाना, और या अगर इसको हम लोग एक और कहते हैं पल्मोनरी सैक की बात करेंगे, जैसे ड्राई स्टेज में है ये, तो इसे पाइला में आप देखोगे। तो ये हमारा हो गया मोलस्का। अब हम लोग चलते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्माटा के अंदर जब आप जाओगे तो देखोगे ट्यूब फिट के माध्यम से होता है, ट्यूब फिट की कहानी है यहाँ पे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा के बाद जब आप जाओगे तो मान लो हेमिकार्डेटा, तो हेमिकार्डेटा में क्या देखोगे? गिल देखोगे आप, गिल से रिस्पिरेशन होता है। यूरोकार्डेटा में चलो, यूरोकार्डेटा, तो यूरोकार्डेटा में आप क्या देखेंगे? जनरल बॉडी सरफेस या ब्रैंकियल रिस्पिरेशन होगा। सिफेलोकार्डेटा में चलो भाई, सिफेलोकार्डेटा की बात आप करेंगे तो क्या होगा? यहाँ ब्रैंकियल रिस्पिरेशन होगा। फिर आप चलेंगे फीसेज में, जब आप जाएंगे फीसेज में तो ये गिल से होता है, गिल से। और फिर एम्फीबिया से लेकर के आप चलोगे मैमल तक, तो यहाँ तक की कहानी क्या हो जाएगी? एम्फीबिया से लेकर के मैमल तक जब हम लोग पहुँचेंगे तो लंग से हमारा रिस्पिरेशन संपन्न होता है। तो ये रहा एक सफ़र तमाम चीज़ों का, तमाम जंतुओं का। अब हम लोग ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें 4-5 चीज़ें मुख्य रूप से आएंगी। एक तो हमारा जो है देखेंगे कि ब्रीदिंग जिसको हम बोल रहे हैं, ब्रीदिंग यानी गैसेस जो है हमारी आएंगी, और दूसरा जो है गैसियस एक्सचेंज की कहानी आएगी। एक्सचेंज होगा। फिर हमारा जो है ट्रांसपोर्ट, ये डिफ्यूज़न की प्रक्रिया होगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा। फिर हमारा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज वहाँ होनी है। और फिर हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन है। तो ये प्रक्रियाएं हमारी संपन्न होंगी। आइए देखते हैं कि ये हमारी कैसे संपन्न होगी। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग की बात करते हैं। तो देखेंगे हम सांस लेंगे तो हमारे सांस की, हमारे नाक के अंदर वो सांस पहुंचेगी और फिर सांस बाहर निकाली जाएगी। तो ऑक्सीजन का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना, ये क्या है? एक ब्रीदिंग का प्रोसेस है। और वहाँ से फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रीदिंग
के माध्यम से हमारे अंदर ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये सब संभव होगा। फिर वहाँ से क्या होगा, गैसेस जब पहुँच जाएंगी हमारे एल्विलाई के अंदर यानी फेफड़े के अंदर, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा है इसमें आ जाएगी यानी फेफड़े के अंदर आ जाएगी, और फिर हमारा जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें पहुँच जाएगी, उसमें चली जाएगी, और फिर वो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी डिफ्यूजन के माध्यम से दे दिया, गैसेज डिफ्यूजन के माध्यम से ये संपन्न हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जब वहाँ से ऑक्सीजन पहुँच जाएगी तो उनका डिफ्यूज़न हो जाएगा, और फिर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आने वाली चीज़ें और ऑक्सीजन को लेकर के जाने वाली चीज़ें, वहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज देखेंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा। फिर हमारे सेल के अंदर वो ऑक्सीजन पहुँचेगी तो वहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे संपन्न होंगी, आइए उसे देखते हैं। आप देखिए इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर के आएंगे जिसको हम शॉर्ट में याद कर लें। तो एक हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मुख्य रूप से इसमें 3 पार्ट हमारा आएगा। एक हम लोग बात करेंगे रिस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे, ठीक है, और दूसरी बात हम करेंगे लंग की बात करेंगे, और तीसरी बात हम डायफ्राम की बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें 3 चीज़ें आनी हैं। इसमें हम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे, और फिर जो है हम लोग लंग की बात करेंगे और डायफ्राम की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रिस्पिरेटरी ट्रैक हमारा क्या है और कैसे जो है ये मुख्य रूप से कई पार्ट में, 2 पार्ट में इसको हम बांट करके पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी ट्रैक को। रिस्पिरेटरी ट्रैक, तो इस रिस्पिरेटरी ट्रैक में 2 चीज़ें हमारी आएंगी। एक हमारा होगा कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन की कहानी हम देखेंगे, और दूसरा हमारा होगा रिस्पिरेटरी जोन। रिस्पिरेटरी जोन। अब हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिंग जोन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो देखिए हमारा नॉस्ट्रिल से लेकर के नॉस्ट्रिल से लेकर के हम टर्मिनल ब्रैंकियोल तक चलेंगे। टर्मिनल ब्रैंकियोल, इसकी हम बात करेंगे, और यहाँ हमारा हो जाएगा एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। तो ये हमारा रिस्पिरेटरी जोन होगा, ये हमारा कंडक्टिंग जोन होगा। कंडक्टिंग जोन में आप देखेंगे कि ये एपिथेलियल टिश्यू होंगे, और इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग होगा और सिलिएटेड होगा, सीडो स्ट्राइटेड होंगी और कॉलमनर होंगी। तो ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, और ये सिलिएटेड नहीं होंगे। तो इसकी कहानी हम लोग अभी आगे बढ़ कर के देखते हैं। तो ये हमारा है कंडक्टिंग जोन। इसमें ऑक्सीजन का कंडक्शन होगा, सिर्फ कंडक्टिंग होगी, और मेन जो है हमारा रिस्पिरेटरी जोन होगा, इसको एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक के माध्यम से हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस कंडक्टिंग जोन की हम बात करेंगे, फिर हम रिस्पिरेटरी जोन की बात करेंगे, और इसके बाद से हम लोग लंग के बारे में और फिर जो है डायफ्राम के बारे में बात करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो सबसे पहले हम जो रिस्पिरेटरी आर्गन हैं हम लोग उनसे परिचित हो लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें निकल करके आती हैं। सबसे पहले हम देखें ह्यूमन का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा नाक से शुरू होता है,
हमारे नाक में 2 छिद्र हैं और इस नाक के अंदर दो छिद्र हैं और इसको सपोर्ट करने वाली मतलब एक तरह से 3 बोन हैं जिसको हम नेज़ल स्केलेटन बनाने में मदद करती हैं। उसमें आप देखेंगे कि 2 जो हैं, जो हमारी 2 नोजल बोन है और एक हमारी हाईलाइन बोन है। इसके माध्यम से हमारी नाक की संरचना बनती है, यानी नाक के अंदर हमारा ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करता है या कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकलती है। और नाक के सामने आप देखिए, यह हमारा अलग एक पैसेज बना है जिसको हम नाक नॉस्ट्रिल के बाद हमारा आता है फेरिंग्स। तो देखिए इसके एक आगे बढ़ते हैं, जैसे हम एक नोजल चैम्बर आता है। यहाँ देखिए नाक के सामने एक फेरिंग्स जो हमारा बना हुआ है, इसको हम नोजो फेरिंग्स। मुंह के सामने जो बना हुआ है इसको हम ओइसो फेरिंग्स, और ये हमारा नीचे है फेरिंग्स। तो इस तरह से एक हम देखें अगर इसको ध्यानपूर्वक, तो ये हमारा क्या बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए आप। ये नॉस्ट्रिल जो हमारा है, नॉस्ट्रिल से हम सांस ले रहे हैं, तो ये कॉमन एक पैसेज बन रहा है। ये भोजन का और नाक का, ये दोनों कॉमन पैसेज है। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि हम खाना खाते हैं और जल्दी जल्दी बातचीत करते रहते हैं, तो ये या पानी लेते हैं तो सरक करके निकल जाता है, कभी नाक से भी वो पानी वापस आ जाता है। तो ये दोनों पैसेज आप ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों पैसेज आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। और इस फेरिंग्स में नाक के सामने नोजोफेरिंग्स, फिर ओइसोफेरिंग्स, ये नाम है और ये कॉमन पैसेज है। इस कॉमन पैसेज के अंदर ही जो है हमारी हवा आती है और इसी के अंदर हम लोग खाना खाते हैं, तो भोज्य पदार्थ भी आता है। तो एक तरह से इसको हम नोजल चैम्बर भी कहते हैं। तो इस नोजल चैम्बर को आइए देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए इसमें वेस्टिब्यूलर और ऑल्फैक्टरी और रिस्पिरेटरी, ये हमारे ट्रैक का एक चीज़ है। वेस्टिब्यूलर जो सेल होती हैं उसमें म्यूकस होता है, सीलिया होता है, तो म्यूकस सिक्रीट करता है। और म्यूकस सिक्रीट करने के कारण, इसको याद रखिएगा, वेस्ट माने बेकार, वर्ज्य पदार्थ। तो म्यूकस जब सिक्रीट होता है, जो धूल के कण है, बैक्टीरिया है या कोई भी चीज़ है, उसमें जाकर के ट्रैप हो जाते हैं और फंस जाते हैं और बाद में ये मतलब अंदर नहीं घुस पाते हैं, इनको बाहर निकाला जाता है। और ऑल्फैक्टरी का मतलब है कि जो है घ्राण, यानी सेंस हमको पता चल जाता है, इसमें ऑल्फैक्टरी होती हैं, यानी कोई चीज़ ख़राब है या अच्छी है, उसकी अच्छी महक है या कैसी महक है, वो हमें पता चल जाता है। और रिस्पिरेटरी ट्रैक में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये म्यूकस यहाँ भी सिक्रीट होती है और वो तमाम धूल के कण वगैरह सारी चीज़ें आकर के इसमें ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये हमारा कॉमन पैसेज है। इसी कॉमन पैसेज से हमारा भोज्य पदार्थ भी अंदर आना है और इसी पैसेज से हमको फायरिंग्स जो है यानी भोज्य पदार्थ इधर जाएगा और इधर हमारा जो है ये ऑक्सीजन अंदर आएगा। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो हमारे समझ से ये आप नोजल चैम्बर की कहानी समझ गए कि इसमें किस तरह से ये 3 पार्ट हमारे पाए जाते हैं। तो हमारा फेरिंग्स की कहानी हो गई। अब हम चलते हैं लैरिंग्स की बात करते हैं। लैरिंग्स की बात देखिए, लैरिंग्स में क्या होता है। लैरिंग्स, इसको याद रखिएगा, या इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। अब देखो ये वॉइस बॉक्स है क्या भाई, लैरिंग्स। इसको याद रखिएगा, लय मतलब लय, ताल, सुर, ताल, यानी कंठ है। कहते हैं कि बहुत अच्छा इसका कंठ है, इसका लय ताल बहुत अच्छा है, तो ये कंठ से रिलेटेड है। यानी ये हमारा लैरिंग्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लैरिंग्स में देखिए क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आइए इस बात को हम लोग देखते हैं और हमारा ये आवाज़ कैसे उत्पन्न होता है। तो लैरिंग्स में देखिए ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर ये कार्टिलेज का बना होता है लैरिंग्स। इसमें 9 कार्टिलेजिनस बोन होती हैं, जो 3 ऐसी होती हैं जो अनपेयर्ड होती हैं और 3 जो है पेयर्ड होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हमारी पेयर्ड बोन होती हैं। जैसे थायरॉयड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस। ये ऐसी हैं। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, एपिग्लॉटिस ही ऐसी है। ई से आप याद रखिएगा एपिग्लॉटिस और ई से इलास्टिक। तो ये ही एक ऐसी है जो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। और ये थायराइड हो, क्रिकॉइड हो, ये अनपेयर्ड बोन होती है, ये अनपेयर्ड होती हैं, अनपेयर्ड याद रखिएगा, ये अनपेयर्ड होती हैं। इसके अंदर जो है हाईलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। और पेयर्ड में आप चले आओ तो इसमें आप देखोगे
एरेटिनॉइड ये बोन है, और कार्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म ये चीज़ें हैं। तो ये पेयर्ड होती हैं, ये अनपेयर्ड होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोग इसी को देख लेते हैं लैरिंग्स के अंदर। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कॉमन पैसेज है, यहाँ से हमारी हवा को अंदर घुसना है। अब देखिए ध्यान से, तो जब ये हवा हमारी अंदर आती है तो इसको हम लैरिंग्स कहते हैं, और एक ढक्कन होता है, यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, याद रखिएगा ग्लॉटिस। इसी छिद्र के माध्यम से विंड यानी हवा जो है इसके अंदर प्रवेश होती है, और ये पुनः ये कॉमन पैसेज जो है अलग हो जाता है। एक और यहाँ छिद्र आप देखेंगे जिसे हम गलट कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो छिद्र है इसको ग्लॉटिस कहते हैं, और इधर जो जिसमें भोजन अंदर भोज पदार्थ जिसके अंदर प्रवेश करेगा, ये देखिए ये पैसेज जो है इसको हम गलट कहते हैं। तो इसको तो हम लोग मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हमारा गलट है। और गलट के ऊपर देखें एक लगा हुआ है एपिग्लॉटिस, एक ढक्कन लगा हुआ है, ये जो है इलास्टिक होता है। और जब हम बात करते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं तो दोनों काम एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अगर खाना हम खा रहे हैं तो खाना खाने समय हम बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये एपिग्लॉटिस खुल जाएगा। क्योंकि आप बात करके देखो, सांस लेकर के आप नहीं बात कर पाओगे, और जब आप सांस छोड़ोगे तभी आप जो है बात कर पाएंगे। इसलिए इस्लाम धर्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 वर्ष पहले ये फरमा दिया है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय अगर कोई सलाम करता है तो सलाम का जवाब भी न दो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाना खाते समय अगर हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं और बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, बात करेंगे तो हमारा एपिग्लॉटिस खुल जाएगा, और एपिग्लॉटिस खुलेगा तो ये भोज्य पदार्थ जो है इस जो ग्लॉटिस है इसके अंदर घुस जाएगा, और इसके अंदर घुस जाएगा तो सफोकेशन हो सकता है, आदमी की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए खाना खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एपिग्लॉटिस हमारा ये कार्टिलेज का बना हुआ है, लेकिन यह स्पेशल कार्टिलेज है, इलास्टिक होता है। उठना और बंद करना। तो जब हम खाना खाते रहते हैं तो चबाते समय, इसीलिए देखिएगा चबाते समय भी ये सांस की प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। अगर ऐसा ना होता तो हम खाना खाते समय सांस ना ले पाते और इंसान की डेथ हो जाती। तो ये रहा हमारा लैरिंग्स की कहानी, और ग्लॉटिस गलट ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस की बात हमने आपको बताई, और ये भी बताया कि थायराइड और क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस में क्या है। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि सांस हमेशा हमको नाक से ही लेना चाहिए, क्योंकि नाक में हमारे बाल हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से स्यूडो कॉलमनर एपिथेलियल म्यूकस सेल इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, जो धूल धक्कड़ को या माइक्रोब को बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेती हैं, और वो बड़े आसानी से वो ट्रैप हो जाते हैं और बाद बाहर निकाल लिए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे नाक की संरचना इस तरह से बनाई गई है हड्डियों के माध्यम से कि घुमावदार है, उसमें टरबाइन के तरह से, यानी हम जो बाहर की हवा को लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मान लीजिए हीट है तो उसमें म्यूकस का पाया जाना और घुमावदार होना तो बहुत ज़्यादा हीट जो एयर को नॉर्मलाइज कर देता है, यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आता है। और सपोज कर लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडी एरिया में हम रह रहे हैं, बहुत जो माइनस में टेम्परेचर पहुँच गया है, 0 पहुँच गया है, तो वो एयर भी अगर डायरेक्ट हमारे लंग के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो वहाँ भी हमें समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो उसको क्या करता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है बॉडी के टेम्परेचर के बराबर। जैसे हम बहुत ज़्यादा गर्म हवा ले रहे हैं तो उसको वाष्प में मतलब नॉर्मल करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाता है, और हम मतलब वाष्प के रूप में उसमें मिला करके मिक्सचर मिला करके उसको नॉर्मलाइज करता है, यानी ह्यूमिडिफिकेशन करता है। और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हम ले रहे हैं तो उसको वार्म अप करता है। तो इस तरह से टरबाइन की तरह से हमारे नाक के अंदर वो सिस्टम बना हुआ है, यानी हम बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उसको ले आते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और जिससे हमारे फेफड़ों को नुकसान नहीं होता है। और साथ ही साथ जो धूल धक्कड़ या ट्रैप वो सारी चीज़ें हैं वो सब फंस जाती हैं। तो इसीलिए हम प्रीफर हमेशा नाक से ही सांस लेने का करना चाहिए, खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। और मुंह से सांस भी आप ले सकते हो, लेकिन मुंह से भाई सांस लेने में तो वो सारी चीज़ें नहीं है, आपका डायरेक्ट वो लंग के अंदर गर्म हवा पहुँच जाएगी, धूल धक्कड़ पहुँच जाएगा, तो आपके फेफड़ों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो ये कहानी रही हमारी एपिग्लॉटिस की, नॉस्ट्रिल की, और फेरिंग्स की, नोजोफेरिंग्स की, लैरिंग्स की, गलेट की और ग्लॉटिस की, एपिग्लॉटिस की। इतनी बातें हमने आपको समझा दी। अब हम आगे चलते हैं, सीधे हम बढ़ेंगे ट्रैकिया की तरफ चलते हैं।
अब देखिए एपिग्लॉटिस के बाद जैसे ही हम यहाँ बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारी है ट्रैकिया, ठीक है। अब इस ट्रैकिया में क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारी है ट्रैकिया, इसमें सी शेप कार्टिलेजनस रिंग लगे होते हैं, ये हाइलाइन कार्टिलेज के होते हैं। सी शेप क्यों है भाई, ये जो हमारा गलेट है, ये जो हमारी ट्रैकिया है, इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो हमारा एडम्स ये निकला हुआ है ऊंचा सा, इसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, एडम्स एप्पल। ये बात भी थोड़ा सा इसको इससे पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको, एडम्स एप्पल, आदम का एप्पल भी कहते हैं। तो ये जैसे छोटे बच्चों को देखिएगा और छोटी बच्चियों को देखिएगा तो इसमें वो ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी इंडिकेट करता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और लैरिंग्स में एक बात और आपको बताता चलूँ यहीं पे कि ओकल कार्ड होता है हमारा, ओकल कार्ड। तो इस ओकल कार्ड में क्या होता है, या दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक ट्रू ओकल कार्ड और एक फॉल्स ओकल कार्ड। तो ट्रू ओकल कार्ड्स में यहाँ से क्या होता है, साउंड उत्पन्न होता है, और यहाँ से कोई साउंड, ये साउंड उत्पन्न करने में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ये इन्फीरियर पोर्शन होता है इसका ट्रैकिया का, और ये सुपीरियर पोर्शन होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ से ओकल कार्ड के माध्यम से ये हमारा इस तरह से बना होता है, ये हमारा ओकल कार्ड है। इसमें बजते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं तो ये तार जैसे खींचते हैं और इसमें से साउंड उत्पन्न होती है। तो ये वोकल कार्ड के माध्यम से हमारा साउंड का जनरेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा। और जो मेल होता है इसमें जो आप पढ़े होंगे कि हाई पिच की होती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, और इसमें फीमेल में जो है लो, मतलब ये हाई पिच होती है, इसकी लो पिच, ये सॉरी इसमें लो पिच होती है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ जो है मेल की थोड़ी भारी होती है, और इसमें हाई पिच होता है, इसकी आवाज़ इस फीमेल की सुरीली होती है। तो इसका यूज भी आप देखते हैं कि सुरीली आवाज़ का यानी कर्कश आवाज़ का यूज जैसे ट्रेन स्टेशनों पे आप देखिएगा कि महिलाओं की आवाज़ बड़े आसानी से जो उसमें अनाउंस करते हैं सुनाई देती है, और पुरुषों की आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती है। और इसी वोकल कार्ड के आधार पर, चेहरे की भावभंगिमा के आधार पर अलग अलग गायकों के जो आवाज़ हैं वो अलग अलग होते हैं, ये बात भी आप जानते हैं। तो ये एडम्स एप्पल और वोकल कार्ड, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं ट्रैकिया की तरफ। तो देखिए ये ट्रैकिया में इसमें क्या होता है भाई, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, और ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, अगर ऐसा ना होता सी शेप तो ये क्या होता, पिचक जाता, तो सांस लेने में या सांस बाहर निकालने में बहुत समस्या होती। तो इसीलिए हमारा जो ये ट्रैकिया है, यानी ट्रैकिया, इसको हम कहेंगे ट्रैकिया। ये देखते हैं क्या है ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया में आप देखेंगे कि इसमें भी सिलिएटेड होता है ये, और म्यूकस होता है इसमें। तो इसका फ़ायदा क्या है, और ये सिलिया जो है ऊपर की तरफ ऐसे कर ऊपर की तरफ चलती रहती हैं। तो जो धूल धक्कड़ के कण अभी हम लोग देखा कि नाक से और वो सारी चीज़ें छनती हुई चली आ रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया, कुछ जो भी माइक्रोब हैं या धूल धक्कड़ है, वो सब चीज़ें अगर यहाँ गले के अंदर फिर भी प्रवेश कर जाती हैं, तो इसीलिए इसमें म्यूकस पाया जाता है, म्यूसिलिजिनस होती हैं ये, और इसमें सिलिएटेड भी होती हैं, सिलिया पाई जाती हैं, और ये सिलिया ऐसे ऊपर की ओर ट्रैक करती हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कई बार हमारे गले में कोई चीज़ें फंस जाती है तो हम लोग ऐसे कर करके और उसको थूक करके बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा ट्रैकिया और कार्टिलेजिनस रिंग की कहानी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये ट्रैकिया हमारे कैसे जो है आगे की तरफ बढ़ करके ये दो पार्ट में बढ़ जाती है। तो देखें ये कहाँ से बढ़ती है, आइए इसको देखते हैं। तो ट्रैकिया देखें बढ़ती कहाँ से है, देखिए ट्रैकिया को हम लोग थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं और देखते हैं ये कहाँ से बढ़ती है। देखिए ये हमारी है ट्रैकिया, ठीक है। अब देखिए इसमें अभी हम देखा कि ये कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप होते हैं, ये सी शेप तो होते हैं लेकिन इस तरह से इनकम्प्लीट होते हैं भाई, पूरा का पूरा ये कंप्लीट नहीं होते हैं। यानी यहाँ से देखें आप, इसको आप टच करके देख सकते हैं कि यहाँ हमारा सी शेप है, लेकिन इधर पीछे जा कर के ये बंद होता है, यानी पूरा ये कंप्लीट नहीं होता है। ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होता है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे लिए बहुत समस्या हो जाती।
तो ये सी शेप कार्टिलेजनस लिंक पाई जाती हैं जो इनकम्प्लीट होती हैं इस हमारे ट्रैकिया के अंदर। अब ये ट्रैकिया जब आगे बढ़ती है तो अब देखें ये आगे चल करके 2 पार्ट में बंट जाती है। और ये कहाँ बंटती है इसको देखिएगा, इसको हम कहते हैं T5 याद रखिएगा। T5 क्या है, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें गर्दन में जो है जो सर्वाइकल वर्टिब्रे जिसको हम कहते हैं, आप जानते हो कि सर्वाइकल वर्टिब्रे जैसी ये हमारी है सर्वाइकल वर्टिब्रे, इसमें 7 जो है वर्टिब्री पाई जाती हैं, 7 वर्टिब्री, ठीक है। और जब इसके बाद आप लोग जानते हो क्या स्टेप होता है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे से आगे बढ़ते हैं तो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रे होता है। इस थोरैसिक वर्टिब्रे में 12 वर्टिब्री होती हैं। तो 12 वर्टिब्री में आप सपोज कर लो कि मान लो ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है। तो 5वीं जो वर्टिब्री होती है इसी के जगह पर के आकर के यह ट्रैकिया जो है यहाँ पे 5वें नंबर पे 2 पार्ट में बंट जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चूंकि ये बंट रही है इसीलिए इसका एक नाम है भाई, इसको बंटना यानी ब्रेक होना याद रखो, यानी इसीलिए इसका नाम है ब्रोंकाई, याद रखिएगा। ब्रोंकस सिंपल को कहेंगे और चूंकि प्लूरल है ब्रोंकाई याद रहेगा, यानी 2 पार्ट में यह टूट जाती है। तो अब 2 पार्ट में टूटेगी तो देखिए कहाँ पहुँचती है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो देखिए ये आप जानते हो कि हमारा ये लंग है, ये हमारा लंग है, एक दाहिना फेफड़ा हमारा और एक बायां फेफड़ा। आइए देखते हैं इसमें कैसे टूटती है। अब हम चले आते हैं बाएं की तरफ आते हैं भाई। ये तो आप समझ गए कि 5वें नंबर पे टूट जाएगी। अब बाएं फेफड़े की कहानी देखते हैं। देखें अब ये 2 पार्ट में टूट गया, तो 5वें नंबर पे T5 पे यहाँ टूटा है। तो ये हमारा जो ब्रोक हुआ है इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये हमारा है प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइमरी ब्रोंकाई आप देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट में टूटा है और ये प्राइमरी ब्रोंकाई एक हमारा राइट लंग को गया और एक हमारा लेफ्ट लंग को गया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लेफ्ट लंग को देखिए क्या है और राइट लंग को क्या है, इनमें बहुत सावधानी आपको बरतनी है। तो देखिए ये प्राइमरी जो हमारा ये टूटा हुआ है प्राइमरी ब्रोंकाई। अब आगे देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ हम लंग की बात देख लेते हैं। तो जब देखेंगे आप इस लंग को देख लेते हैं, फिर हम ब्रोंकाई को क्लियर करते हैं। देखिए इस दाहिने लंग को देखिए, दाहिने फेफड़े को देखिए। इसमें दाहिने फेफड़े में आप देखेंगे कि 2 तरह की चीज़ें निकल के आएंगे। इसमें 2 फीसर होते हैं, इसके अंदर 2 फीसर पाए जाएंगे। देखिए कैसे, तो जब 2 फीसर इसमें दाएं की बात मैं कर रहा हूँ, राइट लंग की बात कर रहा हूँ, 2 फीसर इसमें पाए जाते हैं। तो 2 फीसर जब ये पाए जाएंगे, तो जब 2 फीसर पाए जाएंगे, एक कौन सा फीसर होगा भाई, एक हमारा होगा ऑब्लिक होगा और एक होगा, 2 फीसर पाए जा रहे हैं इसमें, एक हमारा ऑब्लिक है, ऑब्लिक फीसर है, ऑब्लिक फीसर, और दूसरा हमारा है ट्रांसफर फीसर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज़ और बता दूं कि राइट लंग के अंदर ही ट्रांसफर फीसर पाया जाता है। ट्रांसफर फीसर भी है और ऑब्लिक फीसर भी है। तो इसके कारण यह लोब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 लोब हो गए, 3 लोब। तो जो हमारा राइट लंग होता है इसमें 2 फीसर पाए जाने के कारण यह 3 लोब में बंट जाता है। इस बात को याद रखिएगा, यानी राइट लोब के अंदर 2 फीसर, एक ऑब्लिक फीसर और एक ट्रांसफर फीसर पाए जाने के कारण यह 3 लोब में बढ़ जाता है। ये बात याद रखिएगा। इसी के कारण यह जब प्राइमरी ब्रोंकाई है यह 3 पार्ट में टूट जाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इसमें जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई की बात मैं कर रहा हूँ, एक इसके अंदर आएगी, ठीक है, और एक हमारी जो है इसके अंदर आ रही है और एक जो है
इसके अंदर आएगी। यानी प्राइमरी ब्रोंकाई आप देख रहे हो कि एक तरह से क्या हो रही है, प्राइमरी ब्रोंकाई ही लेफ्ट राइट लंग के अंदर 3 पार्ट में टूट रही है। यानी प्राइमरी ब्रोंकाई 3 पार्ट में जाकर के यहाँ टूट रही है। 3, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पार्ट में प्राइमरी ब्रोंकाई, एक यानी इसमें चला गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं लेफ्ट लंग की कहानी के देखते हैं। लेफ्ट लंग में जब आप पहुंचोगे तो सिर्फ इसमें एक ही फीसर पाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, 1 फीसर पाया जाता है, सिर्फ एक ही फीसर इसमें पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो फीसर कैसा है, ऑब्लिक है, ऑब्लिक फीसर होता है। इसी के कारण इसमें प्राइमरी में लेफ्ट लंग में दो लोब पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया है कि जो बायां आलिंद होता है और जो बायां नीले है उसके बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, और जो दायां आलिंद है और दायां नीले है उसके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। तो बायां से बाई बताया था, तो इसी तरह से आप दिमाग में बैठा लेना कि बायां जो लंग होगा उसमें बाई वाल्व पाए जाएंगे। ठीक है, एक ये और ये, इसीलिए प्राइमरी ब्रोंकाई जो है इसमें और इसमें 2 पार्ट में ये प्राइमरी ब्रोंकाई आकर के टूट जाती है। तो ये बात हमारे समझ से आप समझ गए। अब हम इसी लंग की कहानी को थोड़ा सा और बताते हैं। यह जो हमारा लंग है, आप देखें इसके बाहर जो है, लंग के बाहर भी एक वाल्व पाई जाती है। इस लंग के बाहर एक वाल्व पाई जाती है जिसको हम प्लूरल कहते हैं। और ये प्लूरल जो है 2 पार्ट में, एक आउटर प्लूरल यानी आउटर प्लूरल और इनर प्लूरल इनमें बढ़ जाती है, और इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, इसको हम लोग पेरी प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। यह पेरी प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, जब इसमें बीच में भर जाता है तो ये द्रव जो है इन दोनों लेयर को आपस में चिपका लेता है। तो इससे फ़ायदा क्या है, घर्षण से ये अंग बच जाते हैं, फिर शाक से बच जाते हैं और आपस में ये चिपके रहते हैं। तो ये पेरी प्लूरल फ्लूइड यानी विसरल और यानी अंदर जो है इसको विसरल प्लूरल और इसको जो है पेरी प्लूरल के नाम से हम जानते, पेरी प्लूरा और विसरल प्लूरा के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो प्लूरल फूड जो लिक्विड पाया जाता है इसको प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे समझ से इतनी कहानी आप समझ गए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रैकिया का अब ये जो आगे अब हो क्या रहा है, इसको हम लोग देखते हैं कि ये प्राइमरी जो ब्रोंकाई है वो किस तरह से आगे चल करके टूटती है और इसमें कार्टिलेजनस रिंग कहाँ तक पाई जाती है। आइए इस बात को ध्यान से देखते हैं। एक बात और यही बताता चलूँ, यही लंग के केस में ही यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कार्डियक नाच यहाँ पाई जाती है। ये बात याद रखिए, कार्डियक नाच इसमें पाई जाती है, NOTCH। तो क्योंकि हमारा हार्ट जो है यहीं पे हमारा हार्ट जा कर के स्थिर होता है, तो ये कार्डियक नाच पाई जाती है और ये हमारे लेफ्ट लंग में पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो कार्डियक नाच स्पेशल, हमारा हार्ट जो है बाएं साइड का जो लंग है वो थोड़ा सा धंसा दबा रहता है, इसीलिए देखिए हमने इसको थोड़ा सा दबा करके बनाया है, यहीं पे हमारा हार्ट जो है स्थिर होता है। तो ये बात आप कार्डियक नाच की भी याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो ये ट्रैकिया है, ये अभी हमने देखा कि किस तरह से इसमें कार्डिलेजनस रिंग पाए जाते हैं। ये प्राइमरी ब्रोंकाई में टूटी। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर आगे चल के क्या होते हैं भाई, ये सेकेंडरी। आइए हम प्राइमरी ब्रोंकाई को आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है, अब ये क्या करती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूट जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी ब्रोंकाई क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूट जाती है और इसमें भी कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूटी और फिर जो है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल करके, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है फिर जो है ये हमारा हो गया, मान लीजिए सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया, ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई पुनः जा करके आगे बढ़ करके टर्शियरी ब्रोंकाई में। अब इसको देखिए, ये टर्शियरी ब्रोंकाई में टूट जाती है, इसमें भी कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं।
इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा पतला होता जा रहा है। अब टर्शियरी ब्रोंकाई जा करके आगे चल करके ये टर्शियरी ब्रोंकाई जो है पुनः जो है अब टर्मिनल इनिशियल ब्रोंकियोल में टूट जाती है। और आप ध्यान रखिएगा कि हाँ इनिशियल ब्रोंकियोल तक ही जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, इसके बाद से कार्टिलेजिनस रिंग नहीं पाए जाते हैं। और यह इनिशियल ब्रोंकियल जो है फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल में आगे चल करके टूट जाती है। अब ये टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है, अब ये देखें ये टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद हमारा अब यहाँ से कार्टिलेजिनस रिंग नहीं पाई जाएगी और ये जो है ब्रोंकियाई में टूटेगी। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये हमारी होंगी एल्विलर डक्ट और इसी एल्विलर डक्ट से इसमें एल्विलाई लग जाएंगे। तो ये हमारी है एल्विलाई के लग जाने की कहानी। था एल्विलर डक्ट, ये हमारा हो गया एल्विलर सैक और ये हमारी हो गई एल्विलाई। इसमें अब जो है ये रिंग अब पाई जानी बंद हो जाएंगी, यानी टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंकाई तक जो है हमारे रिंग पाए जाएंगे। उसके बाद से ब्रोंकियोल हमारे आ जाएंगे और ये एल्विलर डक्ट और ये ब्रोंकियल सैक और इसमें ब्रोंकियोल। तो ये कहानी है ब्रोंकियोल की और प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और फिर हमने देखा इनिशियल और टर्मिनल और इसके बाद से ये ब्रोंकियोल में कन्वर्ट हो गए, यानी एल्विलर डक्ट हो गया हमारा, एल्विलर सैक हो गया और एल्विलाई हमारी हो गई। इन सबों में कोई भी एक कार्टिलेजिनस रिंग नहीं पाया जाता है। तो ये रहा हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट रिस्पिरेटरी सिस्टम। हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को संक्षेप में जाना। कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म संपन्न होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।